नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर। ऑलरेडी पहले ही मैं 6 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूं। एक सीरीज़ मैंने चला रखी है प्रैक्टिस सेट की, जो कि मैं रोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। बस आप लोग इस चैनल पर हमारे साथ बने रहिए और उम्मीद करता हूँ जो पहले 6 प्रैक्टिस सेट मैंने आपके लिए डाले हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं हर प्रैक्टिस सेट के साथ करता आया हूँ, हर एक ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा और उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अपने आप को जांचते रहे, प्रैक्टिस सेट मेरे साथ लगाते रहिए। चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना स्वर्ण किरण का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949 या ऑप्शन डी 1948। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1947। 1947 में सुमित्रा नंदन पंत की रचना स्वर्ण किरण का प्रकाशन शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा की प्रथम कविता संग्रह कौन सा है? तो इस सवाल में ऑप्शन नंबर ए है निहार, बी यामा, सी निर्जा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निहार। निहार महादेवी वर्मा की प्रथम कविता संग्रह है। आपको ध्यान रखना, निहार के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक यानी मंगला प्रसाद पुरस्कार मिल चुका है। बात करूँ ऑप्शन नंबर बी यामा की, तो यामा के लिए इन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए 1982 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूँ निर्जा के लिए इन्हें आपका एक पुरस्कार था इनका निर्जा, सेक्सरिया पुरस्कार करके उसका नाम था, सेक्सरिया पुरस्कार, जिसमें 500 रुपये की राशि और ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ध्यान रखना, निहार के लिए मंगला प्रसाद, निर्जा के लिए सेक्सरिया पुरस्कार और यामा के लिए ज्ञानपीठ इन्हें मिल चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्तस्य व्यंजन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए ज, बी र, सी स या डी भ। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भ। भ वर्तस्य व्यंजन नहीं होता, ये आपका ओष्ठ्य व्यंजन होता है। प, फ, ब, भ, म, ये सभी क्या होते हैं? आपके ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भ। बाकी सभी ये वर्तस्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है। अक्सर करके बच्चे पूछते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, 11 होगा, 10 होगा, 13 होगा। तो वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आंसर होता है। एक आंसर आप लोग कभी भी इसका नहीं लगा सकते कि 11 ही होगा, 10 ही होगा या 13 ही होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है 13, बी 11, सी 10 या डी 15। तो आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बताऊंगा। अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या, जो कि इस सवाल में पूछा गया है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। देखिए उच्चारण के आधार पर होते हैं आपके 10, लेखन के आधार पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर होते हैं 13। और अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर लगाना है हमेशा 11। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया उच्चारण की दृष्टि से, तो उच्चारण की दृष्टि से आंसर जाएगा सी यानी कि 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। माधुर्य, ऑप्शन नंबर ए है माधुर्य, ऑप्शन नंबर बी शैशव, सी बचपन या डी आर्थिक। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बचपन। बचपन कोई विशेषण नहीं होता, विशेषण होता है बचपना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी सभी के सभी क्या हैं? आपके विशेषण। जैसे शैशव आपका शिशु से निकला हुआ, आर्थिक अर्थ आपका अर्थ से निकला हुआ है, अर्थ में आपने लगा दिया एक, तो आर्थिक हो जाएगा। मधुर से आ गया आपका माधुर्य। तो बाकी सभी ये विशेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। पवित्र में संधि है। ऑप्शन ए यण, बी गुण, सी वृद्धि या डी अयादि। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अयादि संधि। अगर मैं पवित्र का संधि विच्छेद करूं, तो इसका संधि विच्छेद बैठेगा पो प्लस इत्र। अगर ओ यानी पो में जो आपका स्वर है ओ, और अंतिम शब्द में जो आपका स्वर है वो है ई, तो ओ प्लस ई बनेगा आपका अवि, तो बन जाएगा पवित्र। तो ये बनेगा आपका अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में संघर्षी व्यंजन है।
ऑप्शन ए न, बी म, सी य या डी श। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श। श आपका संघर्षी व्यंजन है। स, श, श और ह ये सभी क्या होता है आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं और ये अघोष महाप्राण आपका वर्ण है। बात करूं मैं न की, तो न आपका होता है दंत्य, दंत्य वर्ण होता है। बात करूं म की, तो म आपका मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन में बताया था अभी, ये होता है आपका ओष्ठ्य और यह आपका होता है तालव्य। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां हमारा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का शासकीय कार्यों में प्रयोग किसके शासनकाल में किया गया था। तो यह आपका एक तरीके से इतिहास का भी क्वेश्चन बन जाता है और दूसरा हमारा देवनागरी की लिपि के इतिहास से भी संबंधित है। तो ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, बी है आपका अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या डी बिंदुसार। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही देवनागरी लिपि का शासकीय कार्य में प्रयोग शुरू हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तम अवस्था क्या है। देखिए विशेषण के आधार पर, विशेषण की अगर मैं तुलना के आधार पर बात करूं तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है आपकी उत्तरावस्था, एक होती है पहले सबसे छोटी होती है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी आपकी होती है उत्तम अवस्था। जो उत्तरावस्था होती है उसमें अंतिम शब्द के अंत में तर शब्द लगा मिलेगा प्रत्यय, और अगर उत्तम अवस्था की बात करूँ तो अंतिम प्रत्यय आपका होगा तर। तो अगर मैं बात करूँ उत्तम अवस्था की, तो घनिष्ठ में आप लोग सिर्फ तम जोड़ दीजिए तो हो जाएगा घनिष्ठतम, और जो कि मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी घनिष्ठतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। ए धानी, बी नी, सी आनी या डी ई। इस सवाल में अधिकतर बच्चे कोई आनी बताएगा, कोई ई बताएगा। देखिए प्रत्यय को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी शब्द में से आप प्रत्यय हटाओ तो प्रत्यय हटाने के बाद उस शब्द का कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। तो आप समझ जाना, अगर अर्थ है तो आपने सही प्रत्यय हटाया है, और अगर अर्थ नहीं है तो इसका मतलब आपने उसमें से प्रत्यय गलत हटाया है। जैसे जो बच्चे कहें कि सर इसका आंसर सी यानी आनी होगा, जो बच्चे कहें कि इसका आंसर क्या होगा सर आनी होगा, तो वो गलत होंगे, क्योंकि अगर आप लोग आनी शब्द इसमें से हटा दो तो बचेगा सावध, और आप खुद बताइए सावध का क्या अर्थ होता है, सावध का कोई अर्थ नहीं होता। वहीं अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी यानी कि ई की, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्यों, अगर आप सावधानी में से ई प्रत्यय को हटा दो तो बचेगा सावधान, जिसका अर्थ होता है। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए चौगुना, बी नया, सी तीन या डी कुछ। है तो ये सभी विशेषण, लेकिन विशेषण में इसने आपसे पूछा है गुणवाचक विशेषण। जैसे कि मैंने पिछली एक प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि आपका विशेषण 4 प्रकार का होता है। आपका गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो मैं बात करूँ गुणवाचक विशेषण की, अगर चौगुना की मैं बात करूँ तो जो चौगुना तो आपका होता है संख्यावाचक, तीन भी आपका संख्यावाचक होता है, और कुछ आपका कैसा होता है परिमाणवाचक में आ जाता है। ठीक है, तो अगर इस सवाल के राइट आंसर की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी आपका नया इस जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी नया। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नागर का पर्यायवाची शब्द है ए होनगर, एच ओ नगर, बी ढोल, सी चतुर या डी ग्रामवासी। तो सभी जानते हैं नगर का पर्यायवाची क्या होता है, चतुर। नागर का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, चतुर आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। ऑप्शन ए य, बी प, सी ल या डी र। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए य और व दो अर्ध स्वर हिंदी के अंदर कहलाते हैं, य और व। प की अगर मैं बात करूँ ये आपका ओष्ठ्य होता है, ल की मैं बात करूँ ये आपका होता है पार्श्विक वर्ण। ठीक है, पार्श्विक। और अंतस्थ व्यंजन भी ये होता है, यह भी अंतस्थ व्यंजन होता है, ल भी अंतस्थ व्यंजन होता है और र भी अंतस्थ व्यंजन होता है। लेकिन ल का दूसरा नाम है पार्श्विक और र होता है लुंठित। ठीक है, लुंठित का मतलब लुढ़कना। जब जीभ तालु पर 3 बार टच हो तो उसे कहते हैं हम लोग लुंठित। जब आप र बोलेंगे तो तालु पे जीभ 3 बार लगती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, निम्न में महाप्राण व्यंजन है। ऑप्शन ए थ, बी क, सी व और डी च। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थ। महाप्राण व्यंजन आसानी से पहचाने जाते हैं, बहुत ही भारी से वर्ण होते हैं, हवा का बहुत ज़्यादा इसमें प्रयोग होता है, तो थ इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सभी क्या हैं आपके अल्प प्राण व्यंजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हरियाली, हरियाली है ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, बी समूहवाचक संज्ञा, सी भाववाचक या डी विशेषण। तो जातिवाचक तो हरियाली नहीं होता, हरियाली ही हरियाली छाई हुई है, इसका मतलब एक तरीके से क्या है, ये भाव है। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या दिया गया है, कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी व गढ़वाली भाषा की परिनिष्ठित बोलियां क्रमशः है। ऑप्शन ए खसपरजिया व श्रीनगरिया, ऑप्शन बी खसपरजिया व दानपुरिया, ऑप्शन सी गंगोई व बधानी या ऑप्शन डी दानपुरिया व नागपुरिया। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खसपरजिया श्रीनगरिया। गढ़वाल श्रीनगर में पड़ता है तो श्रीनगर गढ़वाल के अंतर्गत आता है, तो आपका श्रीनगरिया में आ जाएगा गढ़वाली भाषा और कुमाऊनी आ जाएगी आपकी खसपरजिया में। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए रूढ़, बी यौगिक, सी योगरूढ़ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यौगिक। तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द आपके यौगिक कहलाते हैं, जबकि रूढ़ और योगरूढ़ स्वतंत्र सत्ता धारण करते हैं। ठीक है, चलिए स्वतंत्र सत्ता का मतलब होता है जब एक ही शब्द को किसी से मिला के ना बनाया जाए, उसका खुद का अर्थ होता हो। यौगिक शब्द हमेशा दो शब्दों से मिलकर बनता है जिनका दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। इन ए में और सी में, रूढ़ और योगरूढ़ में इनका स्वयं का अर्थ होता है, ये किसी से मिला के नहीं बनाए जाते, आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र सत्ता से इसका ये तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए वृक्ष, बी पुष्प, सी चंद्रमा या डी अग्नि। तो पुष्प, प्रसून, मंजरी, तो इस तरीके के जो शब्द हैं ये किसके होते हैं, आपके पुष्प के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से विषम को चुनिए। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बी हरियाणवी, सी बुंदेली या डी बघेली। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बघेली। क्यों, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली दोनों ही पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगर मैं बात करूं डी की बघेली जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन के अंदर तो आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर मैं बोलियों की संख्या बताऊं तो 17, उपभाषा की संख्या बताऊं तो आपको 5। तो 5 उपभाषा 17 बोलियां होती हैं, जिनमें से एक होती है आपकी पश्चिमी हिंदी, दूसरी होती है पूर्वी हिंदी, तीसरी होती है राजस्थानी, चौथी होती है पहाड़ी और पांचवी होती है बिहारी। तो ए, बी और सी आपकी आती है पश्चिम हिंदी में, जबकि डी बघेली आपकी आती है पूर्वी हिंदी में। यह आपको ध्यान रखना है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन ए है पर्या प्लस वरण, बी परि प्लस आवरण, सी परिध प्लस आवरण या डी परिधि प्लस आवरण। देखिए संधि विच्छेद मैंने अपने YouTube चैनल पे पहले ही मैं एक स्वर संधि के बारे में बता चुका हूँ। स्वर संधि पढ़ाते वक्त मैंने वहाँ पे भी एक बात बोली थी जो मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि संधि का जब भी आप विच्छेद कर रहे हो, जब भी किसी शब्द का आप लोग संधि विच्छेद करते हो, तो संधि विच्छेद करने के बाद जो दो शब्द मिलते हैं उन दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। अगर उसका कोई अर्थ नहीं है तो इसका मतलब आपने संधि का विच्छेद गलत किया है। जैसे मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ पर्या, पर्या का कोई अर्थ नहीं होता, बल्कि वर्ण का तो एक बार हो भी जाता है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर सी की परिध, तो परिध तो कोई शब्द नहीं होता, परिधि तो होता भी है, परिधि प्लस आवरण नहीं हो सकता। डी परिधि प्लस आवरण, परिधि का भी अर्थ होता है, आवरण का भी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे संधि नहीं बैठती। ई प्लस आ तो या होता है, तो यहाँ पे तो बात नहीं बननी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो परि प्लस आवरण, ई प्लस आ तो क्या बनेगा या, और ये य और व के आगे आधा व्यंजन, तो कौन सा बनता है आपका यण संधि का उदाहरण है, जो आंसर इसका हो जाएगा बी परि प्लस आवरण। और अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि इसमें कौन सी संधि है, तो ध्यान रखना इसमें यण संधि है। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के 20 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और जो एक्स्ट्रा डिटेल मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहिए। इसी तरीके के बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो आप लोगों से मैं मिलूँगा अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। तब तक के लिए धन्यवाद।